हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। तो आज की जो हमारी वीडियो एमए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, ये जो बुक है आपकी, इस बुक का नाम भारत लोकतंत्र और विकास। ये आपकी ड्यू में भी बुक है और जो इग्नू के जो बीए प्रोग्राम से कर रहे हैं, ऑनर्स से कर रहे हैं, उसमें भी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और इससे पहले स्टूडेंट, मैंने MPS 3 की बहुत सारी वीडियो बना रखी है जिसको मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और इसमें से उस जो क्वेश्चन मैंने उसमें नहीं करवाए हैं, एक्सप्लेन नहीं किए हैं, वो क्वेश्चन इसमें जो आपको मिलेंगे, आप उसका आंसर फाइंड करके अपने स्टडी मटेरियल में तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है योजना की अवधारणा बतानी है। फिर कराची जो कांग्रेस कराची करके भी आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर भारत के राष्ट्रीय राज्य के जो निर्जातीय उनकी चुनौतियाँ, जो निर्जातियाँ, फिर से जातियाँ आपका आ सकता है, या बिछड़ी जातियाँ आ सकता है, उनकी चुनौतियाँ बतानी है। फिर है मानव विकास की मूलभूत जो न्यूनतम आवश्यकता होती है। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं आपको वीडियो में, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से देख लेना वो भी, कि न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है, फिर मूलभूत आवश्यकता क्या होती है मानव विकास के ऊपर। फिर अब जो आपकी राजनीतिक में जो भारतीय लोकतंत्र की क्या भूमिका है, उसको लेके क्वेश्चन आ सकता है। प्रवासी क्या होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, उनके बारे में। फिर आपका लोकतंत्र और सुशासन बताना है इसका। देखिए स्टूडेंट, ये लोकतंत्र सुशासन, जो आपका लोकतंत्र विकास एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ये दोनों एक ही चैप्टर के हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से एक ही आएगा आपका, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से एक ही आ सकता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। पर ये जो 8th नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर अगर आपको टाइम ना मिले तो आप स्किप भी कर सकते हैं वैसे। और आगे है आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव बताना है इसमें, कि आर्थिक उदारीकरण के क्या प्रभाव पड़े थे। और यहाँ पे सन को लेके भी आ सकता है, 90-80 करके कुछ सन है, या फिर 90-60 करके, तो वो भी आप देख लेना, उसी चैप्टर के अंदर आपको ये मिल जाएगा। फिर अब भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो मीडिया की भूमिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो ये भी आप ज़रूर से करके जाना। और फिर ये आपका ये है कि प्रक्रियात्मक और जो सत्ता वो है, वाचक हैं, उसके वो बताने हैं कि इन दोनों में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, या फिर दोनों में से एक भी आ सकता है टिप्पणी में, या फिर दोनों पूछेंगे तो 20 नंबर में आएगा। तो आप ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो समाजवादी विचारधारा है, उसके ऊपर देखिए। अब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारधारा भी पूछ सकते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा और आपका गांधीवादी विचारधारा। तो आप तीनों विचारधाराओं को पढ़ के चल जाइएगा। और आप फिर जिसके अगर किसी एक पे पूछे और आपको लेंथी आंसर नहीं आता, उस पर छोटा सा ही पता है, तो आप तीनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं, परंतु जो आपसे पहले पूछा पहले उसको लिखना, फिर नीचे कंपैरिजन करके और कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स उसमें भी मिल सकते हैं। फिर आपका है भारत में जो पहचान की राजनीति है, वो बतानी है। जो पहचान की राजनीति होती है ना, कि आप जिसकी जाति को लेके, इन सब को लेके जो राजनीति होती है, उन सब के बारे में बात करी जा रही है। फिर आपका हिंदू नव जागरण के ऊपर बताना है, कि हिंदू नव जागरण जो है उसके ऊपर। फिर राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो इसमें बताए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर जाति के ऊपर बताना है, जो सामाजिक असमानता है उसके ऊपर, कि जाति या फिर संप्रदाय, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी आ सकती हैं, तो उसकी जो सामाजिक असमानताएं हैं उनके ऊपर, कि क्यों भेदभाव किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब है। फिर आपका है संसदीय संप्रभुता। आप अब देखिए, यहाँ संसदीय कार्य प्रणाली भी आ सकती है और संसदीय संप्रभुता भी आ सकता है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन थोड़े बहुत सिमिलर हैं, तो आप दोनों को करके जाइएगा कि उसकी कैसे कार्य प्रणाली है संसद की, उसमें आपका लोकसभा राज्यसभा सब आएगा। और ये संसद की संप्रभुता के ऊपर भी आपको आ सकता है। और न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है, वो भी इसमें पूछा जा सकता है, और ये अलग से भी आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका भारत में न्याय सक्रियता के ऊपर पूछा गया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 73 जो संविधान संशोधन था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें शहरी और ग्रामीण के बारे में बात हुई है। फिर आपका समकालीन भारत में जो कृषि आंदोलन है उसके ऊपर, अब कृषि आंदोलन के ऊपर आप पढ़ के चल जाना, उसके ऊपर 3-4 आंदोलन पढ़ लेना, उसको छोटा छोटा
पॉइंट भी लर्न कर सकते हो और डिफाइन कर देना। फिर राजनीतिक दल और हित समूह में क्या डिफरेंट है, और यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है, राजनीतिक दल और दाप समूह भी आ सकता है, राजनीतिक दल और हित समूह भी, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर जेंडर और विकास के मध्य संबंध बताने हैं, तो जेंडर और लिंग भी आ सकता है, विकास भी आ सकता है, ये सब आप इसको देख लेना। फिर आपका है टिकाऊ विकास क्या होता है, टिकाऊ विकास भी आ सकता है, सतत विकास भी आ सकता है। ये फिर आपको बोला जा सकता है कि हमारे पर्यावरण के लिए जो विकास अच्छा है उसके बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके घुमा के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन से जैसे कि आपका सेम ये जो लैंग्वेज ये लिखे आके कुछ और भी लिखा आ सकता है, वर्ड थोड़े चेंज हो सकते हैं, पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे। और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है मैंने 80% क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए हैं, उसके आंसर भी मैंने आपको लास्ट वीडियो जो MPS 3 की अपलोड की थी उसके अंदर मैंने दिखा दिए थे आंसर भी। अगर नहीं है इसमें से कुछ ऐसे जिनके आंसर भी मैंने नहीं बताए, तो आप अपनी बुक में से फाइंड करके स्टडी मटेरियल में से आप ढूंढ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि मैम MPS 1, 2 और जो 4 है इस पे भी एक्सप्लेन कर दो। तो देखिए थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, इसलिए स्टूडेंट मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने आपको इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो करवा दी है कि जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप सारे करके चल जाइए। और वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं हैं, आपको बुक में से भी ईजिली मिल जाएंगे और आप याद भी कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है, आप क्या किया कीजिए, पहले हर एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया कीजिए, उसको पहले पढ़ के उसको नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं उसको पढ़ लो, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, हाँ इसमें ये चीज़ बताइए। फिर उसको जब सेकंड टाइम रीड करो तो उसमें आप पेंसिल से मार्क करो कि हाँ इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये मेरे को एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि आप पूरा याद करोगे वो आप एग्जाम में भूल ही जाओगे, पूरा कर भी नहीं पाओगे। तो आप उसमें इंपॉर्टेंट लाइन याद करो, उसको पॉइंट बना दो। जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है पूरा, उसको मैंने रीड किया पहले, फिर सेकेंड टाइम जब मैं रीड करूँगी तो पेंसिल से मार्क करूँगी, और फिर जो उस पेंसिल से मार्क कर रही हूँ उसका एक पॉइंट बना दूंगी कि इस पूरी लाइन का छोटे में क्या बन सकता है, शॉर्ट में इसका क्या पॉइंट बन सकता है, उसको बना के फिर एग्जाम में वो पॉइंट सारे मैं याद करके घर से जाओ और फिर एग्जाम में उस पॉइंट को लिखो, फिर उस लाइन को पूरी को लिखो, जिससे कि क्या होगा कि आपके अच्छे नंबर भी आएंगे और आपको पूरा क्वेश्चन एकदम रट्टा मारने की ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खाली पॉइंट याद करने पड़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोचो कि एक ही बार याद करूँ, एक ही बार पढ़ूँ और सब याद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, सेकंड टाइम आपको उसको समझना पड़ेगा थोड़ा, तब आपको समझ आएगा हाँ इसमें क्या है। तो इसलिए स्टूडेंट मैं आपको ये थोड़ा टिप्स दे रही हूँ कि आप एग्ज़ाम में ऐसा कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज था, मैम कितने पेज का आंसर लिखे, 20 मार्क्स का पेपर होता है आपका। तो देखिए जब 20 मार्क्स का जब है आपका, तो एक क्वेश्चन को कम से कम 4 पेज होने चाहिए, आगे एक पेज, फिर पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे जो होता है ना, तो ऐसे आपका 4 पेज होने चाहिए। और जब 4 पेज कर लोगे आप, तो उन 4 पेज में आपको निष्कर्ष भूमिका भी ऐड करनी है, ठीक है। निष्कर्ष भूमिका सबसे पहले आपको लिखनी है आधे पेज की, फिर उसके बाद आपको पॉइंट्स स्टार्ट करने। और कभी भी पैराग्राफ में क्वेश्चन या आंसर नहीं क्वेश्चन तो वही होते हैं, आपको आंसर कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ में आंसर लिखने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, अगर आप सोचेंगे मैम इसमें तो है ही नहीं पॉइंट कैसे बनाए हैं, तो आपको खुद से उसको पढ़ के कोई शॉर्ट पॉइंट बनाइए कि इसका शॉर्ट में क्या हो सकता है इसका मतलब, फिर उसको वहाँ एक्सप्लेन कीजिए, जिससे कि आपका टाइम भी थोड़ा बचेगा। और अब मैम जो होते जो भी चेकर होते हैं वो खाली पॉइंट आपके रीड करेंगे, आपके पॉइंट वैलिड हैं उससे रिलेटेड, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अंदर पैराग्राफ में आप थोड़ा बना के जो भी लिखना चाहें, पर पॉइंट अच्छे होने चाहिए उसके। और फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, निष्कर्ष भी आपका 5 से 6 लाइन या फिर आधे पेज का होना चाहिए, और वो अपने अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हैं, फिर उस ओवरऑल उस क्वेश्चन में क्या है वो आप लिख सकते हैं, तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये आपका लिखने का तरीका हो गया कैसे आपको लिखना है। और वहाँ पे देखिए अगर टिप्पणी में आते हैं क्वेश्चन तो 10 मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के, तो आप 10 में कैसे कर सकते हैं, जिसकी 2 पेज फुल लिख दीजिए, जिसकी आगे पीछे का 2 हो गया, और फिर तीसरा लिख दीजिए, तीसरा लिखने का 4th लिखना है तो लिखिए, नहीं तो तीसरे में एंड कर दीजिए या फिर 2 में कर दीजिए, आपको जैसे अच्छा लगे, 2.5 में, जितना आपके पास टाइम हो, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, आपको लिखना बहुत पड़ता है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में तो ये होता है कि आपका 50 का फिर हो जाता है, तो
तो इसलिए फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो इसलिए आप अच्छे से स्पीड बना के अभी से ही चलिए, अभी से लिख के प्रैक्टिस करिए, पॉइंट्स को याद कीजिए। क्योंकि देखिए जो भी स्टूडेंट सीधे एग्ज़ाम में जाके लिखता है वहाँ पे उसका पेपर सही नहीं जाता, पेपर छूट जाता है। ये मैंने अधिकतर अपने स्टूडेंट से सुना है। जो स्टूडेंट सीधा ही एग्ज़ाम में जाके लिखते हैं और बहुत सालों से उन्होंने लिखा नहीं होता, तो एग्ज़ाम में उनका क्वेश्चन 100% छूटता है, एक या फिर टिप्पणी का कुछ क्वेश्चन, क्योंकि स्पीड नहीं बन पाती और आप जितना भी जल्दी वहाँ लिखने की कोशिश करते हैं आपके हाथों में दर्द होने लग जाता है, फिंगर्स में पेन होने लग जाता है। तो इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। नहीं तो आप एग्ज़ाम में सीधा लिखेंगे तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप सोचो कि अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूटता है तो पूरे मार्क्स ही चल जाएंगे, फिर जो आपने लिखा उसमें से कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे को कमेंट में पूछिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए और उसमें से आप मेरे को पूछ सकते हैं। अगर आपको PDF से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।